मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में से एक। ये जैसे एक मायावी दुनिया है और इस चमक धमक के पीछे करोड़ों रुपए का गैर कानूनी व्यापार चलता है। सोना, हीरा या नशीली दवाएं तस्करी करने के लिए स्मगलर्स ऐसे कई तरीके चुनते हैं जिस पर यकीन करना भी मुश्किल है, लेकिन उनके सामने ढाल बनकर खड़े हैं कुछ निडर कस्टम ऑफिसर्स। आज देखेंगे ऐसी एक कहानी के लीड में है इमरान हाशमी और इस वेब सीरीज का नाम है तस्करी। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़की पागलों की तरह दो हट्टे कट्टे आदमियों के पीछे भाग रही है। देखकर ऐसा लग रहा है जैसे दोनों आदमियों ने लड़की से कुछ छीना है। उनमें से एक के हाथ पर गोली का जख्म है, दूसरा उसे खींच कर ले जा रहा है। लड़की हार मानने वाली नहीं है, वो गलियों में उनका पीछा करती रहती है। एक जगह पर वो सड़क किनारे एक वैन से तरबूज उठाती और एक आदमी के सिर पर निशाना लगाकर मारती है और बिल्कुल सटीक निशाना। आदमी का सिर पर चोट लगती है और वो धड़ाम से नीचे गिरता है। लड़की तुरंत जाकर उसका पैर पकड़ती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हाथापाई के बाद वो दोनों आदमी खुद को छुड़ाकर वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। एक समय वो नदी किनारे पहुंचते हैं और एक नाव पर सवार होकर पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। हताश होकर लड़की घाट के पास एक बेंच पर बैठकर हांफने लगती है। ठीक उसी पल एक आदमी आता है। वो पानी की एक बोतल आगे बढ़ाते हुए लड़की से कहता है, इतनी तेज पीछा करके तुम थक गई होगी स्वाति, पानी नहीं पिया तो शरीर का सिस्टम बिगड़ जाएगा। वो आदमी मजाक के अंदाज में बात कर रहा था, लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि उसने लड़की को उसके नाम से पुकारा। लड़की का नाम है स्वाति। वो आदमी इसके बाद लगभग जबरदस्ती स्वाति को खींचकर अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। उस आदमी का नाम है अर्जुन मीना। वो कस्टम सर्विस ऑफिस में एक सुपरिंटेंडेंट था, लेकिन फिलहाल वो सस्पेंडेड है। वो सस्पेंड क्यों हुआ ये कहानी थोड़ी देर बाद के लिए बचा कर रखते हैं। अभी प्रेजेंट की बात करते हैं। अर्जुन गाड़ी में बैठकर रमेश नाम के किसी आदमी को फोन करता है और सीधे कह देता है कि अगर बेटी को वापस पाना है तो 50 लाख रुपए लगेंगे। दूसरी तरफ स्वाति गाड़ी में बैठी और डर के मारे बुरी तरह रो रही थी। अर्जुन उसे शांत करने के लिए बोलता है, थोड़ा और सब्र करो, सारा दर्द कम हो जाएगा। अब नजारा बदलता है और हम मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचते हैं। 2000 एकड़ जमीन पर फैला हुआ ये बहुत बड़ा कारोबार है। यहाँ हर दिन लगभग 1000 फ्लाइट्स उड़ती है और 1.5 लाख से ज्यादा मुसाफिर आते जाते हैं और 20,000 टन के सामान के इस पहाड़ के पीछे घात लगाकर बैठे होते हैं तस्कर। तस्कर का मतलब होता है चोर या स्मगलर। आमतौर पर विदेश से कोई कीमती चीज लाने के लिए सरकार को एक तय रेट पर टैक्स देना पड़ता है। इस टैक्स को चुराने के लिए जो लोग नए नए तरीकों से एयरपोर्ट की सिक्योरिटी से सामान पार करते हैं वही तस्कर कहलाते हैं। सोना से लेकर हीरा तक सब कुछ वो गलत तरीके से देश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है कस्टम्स ऑफिसर। उनकी आंखों में धूल झोंककर या उनकी जेब में रिश्वत डालकर कीमती सामान निकाल लेना ही उनका फायदा है। इस लुका छुपी के खेल में कभी तस्कर जीतते हैं तो कभी कस्टम ऑफिसर्स, और कभी कभी दोनों का ही फायदा हो जाता है। तो आज के दिन दिखाया जाता है कि दुनिया के अलग अलग कोनों से बहुत ही छिपा कर कीमती सामान मुंबई आएगा और लोग कस्टम ऑफिसर्स को चकमा देकर निकलने की कोशिश करेंगे। देखते हैं आज के खेल में कौन जीतेगा। यहाँ हम कुछ लोगों को देखते हैं, जैसे मिलान शहर से शालिनी सिंह, अल्दीरा से वरुण कटारिया, बैंकॉक से हेमा कंघानी और एडिस अबाबा से स्वाति सालुनखे। ये सब अलग अलग तरीकों से सोना और डायमंड छिपाकर कस्टम्स पार करने की तैयारी कर रहे हैं। शालिनी को देखा जाता है कि वो अपने बैग की हर परत में कुल मिलाकर 3 करोड़ रुपए की सामान छिपाती है। वरुण अपने लैपटॉप के अंदर सोने के पतले बार्स अलग अलग पुर्जों के साथ जोड़ देता है जिसकी कीमत 65 लाख रुपए है। हेमा अपनी घड़ी के अंदर 6 लाख रुपए के डायमंड्स ले जाने वाली है और स्वाति, जिसे अर्जुन ने पकड़ा था, वो चॉकलेट की तरह निगलकर अपने पेट के अंदर 52 लाख रुपए की हीरोइन ले जा रही है। सब अपनी अपनी जगहों से मुंबई के लिए रवाना होते हैं। मुंबई के कस्टम ऑफिसर अब्बास सोमार को उसका खबरी विकी जानकारी देता है कि हेमा नाम की एक औरत बहुत बड़ी खेप लेकर मुंबई आ रही है। अगर पकड़ लिया तो बड़ा इनाम मिलेगा। सारी जानकारी लेकर ऑफिसर ओमार काफी खुश होता है और उसे पकड़ने की तैयारी में बैठ जाता है। उधर हम हेमा को प्लेन में चढ़ते हुए देखते हैं। वो अपने पास बैठे एक परिवार और उनके बच्चे के साथ बहुत अच्छी दोस्ती कर लेती है। ये जो 4 स्मगलर या तस्कर प्लेन से आ रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि उनकी किस्मत में क्या लिखा है और 48 घंटे पहले क्या हो चुका है। 48 घंटे पहले यानी 2 दिन पहले पार्लियामेंट में विपक्ष ने कस्टम्स की गलतियों की वजह से देश के भारी आर्थिक नुकसान का मुद्दा उठाया था। इसका सारा इल्जाम फाइनेंस मिनिस्टर पर आता है। यह फाइनेंस मिनिस्टर विभाग की चर्चा होती है और हर साल जितना सोना बॉर्डर पार करता है उसका आधा टैक्स भी कस्टम के पास नहीं आता। आखिर लापरवाही कहाँ है? मंत्री अविनाश कई कारण बताते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि अब और भी सख्ती से काम करना होगा। जरूरत पड़े तो जिम्मेदार अफसरों को काम पे लगाओ और उन्हें प्रमोशन दो, वरना आने वाले चुनावों में कुर्सी डगमगा जाएगी। इसलिए मंत्री अविनाश ऑफिस के बाहर निकलते ही फोन करते हैं और कुछ ईमानदार, ताकतवर और काम के भूखे अफसरों को
काम पे लगने का हुक्म देते हैं। इसी सिलसिले में प्रकाश कुमार नाम के एक बहुत ही सख्त कस्टम ऑफिसर की एंट्री होती है। हम देखते हैं कि प्रकाश कुमार अपनी ड्यूटी ज्वाइन करते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि स्वाति बहुत घबराई हुई हालत में एयरपोर्ट से बाहर निकल रही थी। तभी पहले सीन वाले दो आदमियों में से एक उसका पीछा करता है और किसी को फोन पर इसकी खबर देता है। दूसरी तरफ शालिनी को देखा जाता है। वो कस्टम्स ऑफिसर के पास आकर कहती है कि वो सिर्फ 3 आईफोन लाई है और उसे रिकॉर्ड में दर्ज करवाती है। वो आसपास देखकर ऑफिसर से धीरे से कहती है, आपका हिस्सा शाम तक पहुंच जाएगा। ऑफिसर चुपचाप सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करता है और उसका बैग और पासपोर्ट चेक करता है और शालिनी को जाने देता है। इधर ऑफिसर ओमर हेमा को पकड़ने के लिए बैठा था। हेमा उस परिवार के साथ आती है जिससे उसने दोस्ती की थी, लेकिन ऑफिसर ओमर उस परिवार को जाने देता है और सिर्फ हेमा को रोक लेता है। हेमा शुरुआत में थोड़ा नाटक करती है, लेकिन फिर ऑफिसर की मदद करने लगती है। ऑफिसर जब बैग स्कैन करता है तो उसे घड़ी के 3 बॉक्स दिखाई देते हैं। ऑफिसर पूछता है, क्या ये घड़ियां हैं? हेमा कहती है, ये उसके परिवार वालों के लिए गिफ्ट है। ऑफिसर बैग खोलकर बॉक्स को उलट पलट करके चेक करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। हेमा घड़ियों की रसीद भी दिखा देती है। ऑफिसर का मुंह उतर जाता है और वो उसे छोड़ देता है। हेमा मुस्कुराते हुए बाहर निकल आती है। यहाँ एक बात गौर करने वाली है, अपराधी अगर अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करते तो बड़ी समस्याओं का हल निकाल सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। खैर, हेमा अब उसी परिवार के कमरे में आती है जो उसके साथ आए थे। वहाँ छोटी बच्ची के हाथ में एक गुड़िया थी। असल में उस गुड़िया के अंदर छिपाकर 31 करोड़ रुपए के पिंक डायमंड्स वो लाई थी। आप सोचिए उसने कैसे सबकी आंखों में धूल झोंक दिया। इस काम के बाद दिखाया जाता है कि खबरी विकी को माल सही सलामत निकालने के बाद में कमीशन मिलता है। इसका मतलब है कि विकी एक तरफ खबरी है और दूसरी तरफ चोरों से भी मिला हुआ है। दूसरी तरफ विकी ने घर के मालिक को भी पहले से सावधान कर रखा था। इसके बाद हम प्रकाश कुमार को देखते हैं जो चीफ कमिश्नर से मिलने ऑफिस आता है। फिर हम स्वाति को देखते हैं। वो एक टैक्सी में जा रही थी और उसे बहुत पसीना आ रहा था। तभी अचानक टैक्सी रुकवा कर वही 2 आदमी अंदर घुस जाते हैं। स्वाति बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके नाक पर घूसा मारते हैं और उसे चुप रहने को बोलते हैं। इसके बाद वो स्वाति के फोन से उसके अंकल को फोन करते हैं और $50 लाख की फिरौती मांगते हैं। आखिर में बात 25 लाख पर पक्की होती है। अंकल इसके बाद रघु नाम के आदमी को बुलाकर बोलते हैं काम आ गया है और उसे सब समझा देते हैं। इसके बाद हम फिर प्रकाश को देखते हैं। चीफ कमिश्नर उसकी फाइल देकर कहते हैं तुम्हारी ज्वाइनिंग कल है, तो तुम आज क्यों आए हो? प्रकाश कहता है मैं 1 दिन पहले ही आ गया ताकि एयरपोर्ट घूम कर देख सकूं। चीफ उसे ज्यादा भाव दिए बिना जाने लगते हैं। तभी प्रकाश कहता है कि उसने एक रिपोर्ट बनाई है जिसमें एयरपोर्ट की बहुत सी कमियां और यहाँ के अफसरों की मिली भगत के बारे में लिखा है। चीफ चिढ़कर पूछते हैं तुम्हें लगता है मेरे ऑफिसर भ्रष्टाचार में शामिल हैं? प्रकाश हाँ कहता है, लेकिन चीफ मानने को तैयार नहीं होते। ठीक उसी वक्त वहां से वरुण गुजर रहा था। प्रकाश उसे रोकता है और उसका बैग चेक करने को बोलता है। वरुण कहता है कि उससे जल्दी है और उसका बैग पहले ही चेक हो चुका है, लेकिन प्रकाश जिद करता है। जबरदस्ती उसका लैपटॉप बैग स्कैन किया जाता है। प्रकाश को शक हो जाता है, पर वरुण कहता है इसमें सिर्फ मेरा डेटा है, स्कैन करने से खराब हो जाएगा। प्रकाश नहीं मानता और लैपटॉप का पिछला हिस्सा खोलकर गोल्ड बार्स निकाल लेता है। वरुण बहाना बनाता है कि ये उसका नहीं है, पर सब समझ जाते हैं वो झूठ बोल रहा है। वरुण को गिरफ्तार कर लिया जाता है। चीफ कमिश्नर समझ जाते हैं कि प्रकाश काम का आदमी है, इसलिए उसे आज ही ड्यूटी ज्वाइन करने को बोलते हैं। प्रकाश चीफ को सलाह देता है कि यहाँ के 30 अफसरों का ट्रांसफर करके नए लोगों को लाना चाहिए। चीफ कहते हैं कि एक साथ 30 लोगों को बदलना मुमकिन नहीं है। तभी चीफ के पास एक मंत्री का फोन आता है। मंत्री का एक लौता दामाद सिंगापुर आ रहा है और उसका प्रोटोकॉल देखना है। चीफ ये जिम्मेदारी प्रकाश को देता है और कहता है पहला काम अच्छे से करना। प्रोटोकॉल का मतलब है उसे वीआईपी इंसान को खास मेहमान की तरह ट्रीट करना है और बिना किसी परेशानी के बाहर निकालना है। एयरपोर्ट से बाहर निकालने तक उसे कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचाना था और चेकिंग तो बस नाम की होनी थी। प्रकाश सिर्फ जवान और बहादुरी नहीं था, बल्कि बहुत बुद्धिमान भी था। वो जानता था कि अगर मंत्री के दामाद की ठीक से खातिरदारी नहीं की तो क्या हो सकता है। इसलिए उसने दामाद सिद्धार्थ गुप्ता की ऐसी खातिरदारी की जिससे मुंबई एयरपोर्ट के ऑफिसर पूरे साल याद रखेंगे। उसने ये सब कैसे किया वो आगे पता चलेगा। प्रकाश पहले सीसीटीवी रूम में जाता है और वहां से सिद्धार्थ पर नजर रखता है। सिद्धार्थ प्लेन से नीचे उतरता है, लेकिन उसे रिसीव करने कोई नहीं आता, जबकि उसे वीआईपी सर्विस तो मिलनी चाहिए थी। आम लोगों के भीड़ के बीच फंसकर सिद्धार्थ बहुत चिढ़ जाता है। वो अपने असिस्टेंट को फोन करता है तो असिस्टेंट से पता चलता है कि उसने खुद मंत्री जी से बात की है और जिम्मेदारी दे दी गई है। सिद्धार्थ गुस्से में अकेले ही आगे बढ़ने लगता है, जबकि उसे वीआईपी सर्विस नहीं मिल रही थी, इसीलिए उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्रकाश लगातार सीसीटीवी फुटेज देख रहा था कि सिद्धार्थ कहाँ जा रहा था। इसी बीच चीफ 2 बार प्रकाश को फोन करते हैं, लेकिन प्रकाश फोन काट देता है। एक जगह प्रकाश कैमरा जूम करके सिद्धार्थ की घड़ी देखता है और वो बहुत कीमती घड़ी थी। अब प्रकाश
प्रकाश बाहर निकलता है और कस्टम ऑफिसर ओमार की लाइन में जाता है। वहाँ वो एक गार्ड थापा के जरिए ऑफिसर ओमार को एक तरह से उकसा देता है। अब जब सिद्धार्थ वहाँ से गुजरने लगता है तो ऑफिसर ओमार उसे पकड़ लेता है क्योंकि वो बिना कस्टम चेकिंग के जा रहा था। सिद्धार्थ पहले ऑफिसर का नाम पूछता है और कहता है, तुम मेरी चेकिंग करोगे? क्यों, क्या किसी ने तुम्हें मेरे बारे में नहीं बताया? अब ऑफिसर उसकी हाथ की घड़ी पर सवाल उठाता है कि इतनी महंगी घड़ी कहाँ से आई? सिद्धार्थ कहता है ये उसने मुंबई से ही खरीदी थी। लेकिन ऑफिसर ओमार तो बड़ी रिश्वत की उम्मीद में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। सिद्धार्थ उसे 2 लाख रुपए की रिश्वत देने की कोशिश करता है पर ऑफिसर नहीं मानता और उसे साइड वाले कमरे में ले जाता है। वहाँ वो सिद्धार्थ को थप्पड़ मार देता है, कहता है करोड़ों की घड़ी और मुझे सिर्फ 2 लाख की रिश्वत, मैं तुझे भिखारी लगता हूँ क्या? अब सिद्धार्थ अपने ससुर मंत्री को फोन करता है और उसे सब कुछ बता देता है। अगले सीन में हम ऑफिसर अब्बास ओमार और भी कई अधिकारियों को चीफ के सामने देखते हैं। उन सब का ट्रांसफर कर दिया गया है। सिर्फ एक ऑफिसर ओमार की गलती की वजह से सबकी शामत आ गई, क्योंकि जब वो गलती कर रहा था तो बाकी लोगों ने उसे रोका नहीं था। वीआईपी के साथ ऐसा बर्ताव करने की वजह से उन सभी ऑफिसर्स का ट्रांसफर हो जाता है और मंत्री का वो दामाद अब उसे अगले 10 साल तक कस्टम्स में कोई नहीं रोक पाएगा। उसे ऐसी छूट मिल जाती है, जबकि ये आदेश सीधे मंत्री की तरफ से आया था, इसलिए कोई कुछ नहीं कर पाता और सबका मन खराब हो जाता है। सबको अपनी ड्यूटी छोड़कर जाने का ऑर्डर दिया जाता है। इधर चीफ कमिश्नर प्रकाश को बुलाकर बहुत खड़ी खोटी सुनाते हैं। प्रकाश कहता है इस मामले में ना आपको कोई पकड़ेगा ना मुझे, मेरी ड्यूटी कल से शुरू होनी थी, इसलिए कागजों में मेरा नाम नहीं आएगा और आपके और मेरे बीच जो बातचीत हुई उसका कोई रिकॉर्ड है भी नहीं। चीफ कहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? यहाँ पहले ही ऑफिसर्स कम है। तब प्रकाश 3 लोगों के नाम की लिस्ट देता है, अर्जुन मीना, रवि गुज्जर और मिताली कामत। वो कहता है इनका सस्पेंशन खत्म करके इन्हें वापस बुलाना होगा। चीफ पूछते हैं क्या तुम इन्हें जानते हो? प्रकाश कहता है जानता नहीं हूँ, बस सुना है कि इनका काम बहुत जबरदस्त था। अब कहानी वापस उसी पुराने सीन पर जाती है जहाँ स्वाति को किडनैप करके एक कमरे में बांध कर रखा गया था। अचानक वहाँ रघु आ जाता है और गोलीबारी शुरू करता है। किडनैपर्स स्वाति को छोड़कर भागने लगते हैं। रघु की गोली एक के हाथ में लगती है। इसके बाद स्वाति उनके पीछे दौड़ती है और यही सीन तो हमने शुरुआत में देखा था। अब आखिर में अर्जुन स्वाति को अपनी गाड़ी में बिठाता है। असल में अर्जुन को स्वाति के हीरोइन तस्करी की खबर पहले से थी, इसलिए उसने अपने 2 लोगों के साथ मिलकर उसे किडनैप करने का नाटक रचा था। ये किडनैपर्स मूसा के आदमी थे। वो अब नाव से भाग चुके थे। अर्जुन स्वाति को एक बिल्डिंग की छत पर ले जाता है और उससे 50 लाख रुपए ले लेता है। जैसे ही पैसों का बैग अर्जुन के हाथ में आता है उसे एक कॉल आता है। एक ऑफिसर उसे बताता है कि उसका सस्पेंशन ऑर्डर खत्म हो गया है और उसे तुरंत असिस्टेंट कमिश्नर से मिलना है। अर्जुन स्वाति को छोड़ देता है और रघु से कहता है अपने सेठ से कह देना कि मेरी नौकरी वापस मिल गई है, अब एयरपोर्ट पर तुम्हारी इन कठपुतलियों को ना देखूं। अर्जुन कहता है अगर इतना ही ईमानदार बन गया है तो पैसे वापस कर दे। अर्जुन जवाब देता है पैसों का बैग हाथ में आने के बाद कॉल आया था कि नौकरी वापस मिल गई है, इसलिए ये पैसे मेरे ही हैं। अगर कॉल पहले आता तो पैसे छोड़ देता। इसके बाद अर्जुन वहां से निकल पड़ता है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं है कि अब उसका सामना किससे होने वाला है, किसी शेर से या किसी और भयानक शिकारी से। अब हम एक औरत को देखते हैं जो अपने बच्चे के साथ सब्जी बाजार आई है। वो हर दुकान पर जाकर दाम पूछती है और बहुत देख परख कर सब्जियां खरीद रही थी। सब्जी लेते समय उसे हाथ में पकड़कर ही एहसास हो जाता है कि वजन कम है। सब्जी वाला बहस करने लगता है वजन कम नहीं है, लेकिन वो औरत मानने को तैयार ही नहीं होती। सब्जी वाला कहता है कि वो दोबारा वजन करके दिखा देगा। वो वजन करता है और कहता है पूरा 4 किलो है, लेकिन वो औरत कहती है मैंने हाथ में पकड़कर बता दिया ये 3.5 किलो है और आप 4 किलो बोल रहे हो, ठीक से वजन कीजिए वरना बहुत लफड़ा हो जाएगा। सब्जी वाला डर जाता है और मान लेता है कि उसने वजन में हेराफेरी की है। तभी उस औरत को एक ऑफिसर का फोन आता है और ये औरत कोई और नहीं बल्कि सस्पेंड हुई ऑफिसर मिताली कामत है। उसका सस्पेंशन आज खत्म हो गया। अब मिताली के बारे में थोड़ी बात करते हैं। मिताली अपनी टीम की चलती फिरती एनसाइक्लोपीडिया है। उसे आप गूगल भी कह सकते हैं। जहां दूसरे ऑफिसर्स को आम विदेशी चीजों के दाम भी ठीक से पता नहीं होते, वहां मिताली को दुनिया के बहुत ही दुर्लभ और एंटिक चीजों की कीमत मुंह ज़बानी याद है। इसे आप उसका जुनून कह सकते हैं। इसी खूबी की वजह से वो टैक्स की चोरी पकड़ लेती है। मिताली एक सिंगल मदर है और अपनी बेटी के साथ रहती है। इसके बाद सीन बदलता है और हम एयरपोर्ट का कस्टम्स चेकिंग एरिया देखते हैं। वहाँ एक आदमी एक कर्मचारी के पास आता है और उसका नेम प्लेट पढ़कर पूछता है कुलवीर घर का है तुम्हारा? छत्तीसगढ़। नौकरी के कितने साल हो गए? कुलवीर कोई जवाब नहीं देता और हट जाता है। वो पूछता है इन बातों का क्या मतलब? इसके बाद वो आदमी आगे आकर कहता है दूर जो विदेशी देख रहे हो ना, उनके पास कुछ नहीं मिलेगा और उस तरफ जो बुजुर्ग कपल हैं उनके पास भी कुछ नहीं है। वो तो अपने किसी प्यारे की राख लेकर आ रहे हैं। फिर वो सामने नेवी ब्लू जैकेट पहने एक आदमी की तरफ इशारा करके बोलता है उसे पकड़ोगे तो काम बन सकता है। कुलवीर चिढ़कर कहता है ये सब मुझे बताकर क्या फायदा और आप
आपको ये सब कैसे पता? वो आदमी मुस्कुराकर कहता है, मैं सेंटा क्लॉस हूँ। तुम्हारी शक्ल देखकर लग रहा है कि अब तक एक भी केस नहीं पकड़ पाए हो। कुलवीर उदास मन से उस जैकेट वाले आदमी के पास जाता है। वो उसे पूछता है कि वो कहाँ से आ रहा है और उसका पासपोर्ट मांगता है। वो आदमी थोड़ा घबरा जाता और बताता है कि वो बैंकॉक से आ रहा है। जैसे ही पासपोर्ट चेक होता है, अचानक उसके जैकेट की जेब से दो बहुत ही दुर्लभ प्रजाति के छोटे बंदर बाहर निकल आते हैं। कुलवीर तो डर जाता है और पूछता है, ये सब क्या है? यहाँ लाना ये सब गैर कानूनी है। वहाँ मौजूद लोग वीडियो बनाने लगते हैं। ये बंदर भारत में लाना मना है, लेकिन अमीर लोगों के बच्चे इन्हें पालतू जानवर के तौर पर बहुत महंगे दामों में खरीदते हैं। इसीलिए इस आदमी ने तस्करी का रास्ता चुना था। 12 घंटे पहले बैंकॉक के चाटुचक मार्केट से इसने ये बंदर खरीदे थे। इन्हें इंजेक्शन देकर सुला दिया था और जैकेट में छिपा लिया था, लेकिन फ्लाइट लेट होने की वजह से बंदरों के नशे का असर खत्म हो गया और वो कस्टम ऑफिसर के सामने ही बाहर निकल आए। लेकिन ये बात सेंटा क्लॉस को कैसे पता चली, ये तो ऊपर वाला ही जाने। ये सेंटा क्लॉस असल में रविंद्र गुज्जर है। गुज्जर का पूरा परिवार इनकम टैक्स विभाग में काम करता है। उनके पास रिश्वत के पैसों का इतना बड़ा पहाड़ है कि उसका कोई अंत ही नहीं है। अगर डॉलर की नुमाइश हो तो गुज्जर का परिवार पहले नंबर पर आएगा। लेकिन गुज्जर को ये सब पसंद नहीं था, इसलिए वो खानदानी पेशा छोड़कर कस्टम्स ऑफिसर बना। उसने कसम खाई है कि वो कभी रिश्वत नहीं लेगा। घर वाले उसे पागल समझते हैं और उसे परिवार में कोई भी इज्जत नहीं मिलती, लेकिन वो पागल नहीं है, बल्कि बहुत ही भला और रोमांटिक इंसान है। कस्टम्स ऑफिस की एक दुकान में काम करने वाली सुंदर और सुशील लड़की मीनाक्षी उसे पसंद आ जाती है। दोनों के बीच प्यार शुरू होता है और देखते ही देखते 2 साल बीत जाते हैं। वो अक्सर साथ में ब्रेक लेते हैं और बाहर जाकर कॉफी पीते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट की कॉफी बहुत महंगी थी और ईमानदार गुज्जर के लिए ये खर्च उठाना मुमकिन नहीं था। दोनों परिवार एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी की बात आगे बढ़ती है। मीनाक्षी का परिवार गुज्जर को इसलिए पसंद करता था क्योंकि वो दहेज नहीं लेगा और धूमधाम के बजाय सादगी से कोर्ट मैरिज करेगा। वो पहले ही कोर्ट जाकर वकील के जरिए सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं। शादी के दिन गुज्जर सज धज कर मिताली और अर्जुन को लेकर रजिस्ट्री ऑफिस पहुंच जाता है। पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन मीनाक्षी नहीं आती। फोन करने पर भी वो नहीं उठाती। आखिरकार शाम को एक मैसेज आता है, सॉरी मैं नहीं आ सकती। असल में मीनाक्षी को लगा कि गुज्जर की ईमानदारी सिर्फ दिखावा है, लेकिन गुज्जर सच में ईमानदार था और कोई रिश्वत नहीं लेता था, इसलिए उसकी कमाई कम थी। मीनाक्षी ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने शादी तोड़ दी और इस तरह उसकी लव स्टोरी खत्म हो गई। कहानी प्रेजेंट में आती है। अर्जुन अपने पैसों वाला बैग लेकर ऑफिस आता है और बाथरूम में फ्रेश होने जाता है। इसी बीच मिताली और गुज्जर भी ऑफिस पहुंचते हैं और उनकी मुलाकात भी होती है। मिताली मजाक में पूछती है, तो तुम्हारा सस्पेंशन खत्म हो गया? गुज्जर भी हंसी मजाक में जवाब देता है। इसके बाद वो स्टाफ रूम की तरफ बढ़ते हैं। जब अर्जुन वहां से गुजरता है तो बाकी स्टाफ उसे देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो तो सस्पेंड था। अर्जुन उसी ऑफिसर को बुलाता है जिसने उसे फोन किया था और 50 लाख रुपए वाला बैग देकर बोलता है, इसे लॉकर में जमा कर दो। वो पूछता है, क्या सिर्फ उसे ही बुलाया गया है? ऑफिसर बताता है, मिताली और गुज्जर भी आए हैं। अर्जुन मुस्कुराता है, कहता है, 3 मूर्तियों के बिना काम कैसे मुमकिन है? फिर वो सब प्रकाश के कमरे में बुलाए जाते हैं। प्रकाश फोन पर बात खत्म करके उनसे हाथ मिलाता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। प्रकाश कहता है, मुझे यहाँ स्मगलर्स को पकड़ने और इस गैर कानूनी काम को रोकने के लिए भेजा गया है। इसमें मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। मैंने आप तीनों के बारे में बहुत सुना है और इसीलिए आपको वापस बुलाया गया है। वेलकम बैक। मेरे रहते आप किसी की चिंता मत कीजिए, जिसे चाहे पकड़िए। मैं चाहता हूँ कि ये एयरपोर्ट भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाए और इसके लिए जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। इसके बाद प्रकाश सबसे बड़े स्मगलर बड़ा चौधरी के बारे में एक रिपोर्ट दिखाना शुरू करता है। बड़ा चौधरी इस पूरे काले साम्राज्य का मालिक है, जो मिलान शहर में बैठकर मुंबई, बैंकॉक, इटली, इथोपिया और अल्डीरा जैसे जगहों पर स्मगलिंग का धंधा चला रहा है। इनकी कहानी बहुत पहले शुरू हुई थी। बड़ा चौधरी और छोटा चौधरी 2 भाई थे। छोटा चौधरी गैर कानूनी काम करता था और अपने बड़े भाई की मदद करता था। बड़ा भाई पढ़ाई लिखाई में तेज था और चाहता था कि छोटा भाई भी सही रास्ते पर चले। छोटे भाई का अपराध की दुनिया में बहुत नाम था और बड़े बड़े गैंग उसके साथ काम करने का ऑफर देते थे, लेकिन वो शांत जिंदगी जीना चाहता था। एक दिन बड़े भाई की मेहनत रंग लाई और उसने इंजीनियरिंग पास कर ली, लेकिन उसी खुशी के दिन मातम छा गया। बड़े भाई के साथ खुशी मनाने के रास्ते में गुंडों ने छोटा चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी। उस दिन से बड़े भाई की जिंदगी बदल गई। उसने अपनी सारी डिग्रियां छोटे भाई की चिता के साथ जला दी। इसके साथ उसने उन सबको एक एक करके खत्म किया जिन्होंने उसके भाई को मारा था। फिर वो सिंडिकेट के धंधे में उतर गया। उस वक्त मोबाइल का नया नया चलन शुरू हुआ था। भारत में बहुत से लोग मोबाइल की स्मगलिंग करते थे, लेकिन बड़ा चौधरी ने मेमोरी कार्ड का सिंडिकेट शुरू किया। बहुत कम समय में उसने बड़ी डील्स की और धीरे धीरे उसका धंधा विदेश तक फैल गया। धंधा बढ़ाते हुए उसने गौर किया कि एयरपोर्ट के कुछ ऑफिसर्स को पैसों से खरीदा जा सकता है। उसने उन्हें कमीशन देना शुरू किया और अपना कारोबार और बड़ा कर लिया। अब उसे और लोगों की जरूरत थी। तब एंट्री हुई अन्ना
अन्ना, सुरेश और उसके भतीजे राहुल की। अन्ना के साथ मिलकर बड़ा चौधरी मिडिल ईस्ट से सोना स्मगल करने लगा। वहीं कार्लोस के जरिए इथियोपिया से ड्रग्स का धंधा शुरू हुआ, जिसकी जिम्मेदारी रमेश के भाई के हाथों में थी। वही रमेश जिसने स्वाति को छुड़ाने के लिए रघु को भेजा था। इसके बाद आती है मिसेस सायन, जो लंदन और इटली का बिजनेस संभालती है और लग्जरी बैग्स और पर्स की स्मगलिंग करती है। इनका ये धंधा पिछले 20 सालों से चल रहा है। मिलान के एक फैशन शो में बड़ा चौधरी को प्रियंका नाम की एक विदेशी मॉडल पसंद आई। लड़की ने भी उसे प्यार किया, शादी की और अपना धर्म बदलकर नाम बिंता चौधरी रख लिया। अब ये लोग इटली के लेक कोमो के पास एक आलीशान बंगले में रहते हैं और उनका एक बेटा भी है। ये सारी बातें बताने के बाद प्रकाश कहता है, अब आप लोगों को इस बड़े चौधरी सिंडिकेट को जड़ से खत्म करना होगा। आप पहले जो करते थे वही करेंगे, बस अब और भी ज्यादा सावधान और एक्टिव रहना पड़ेगा। भ्रष्टाचार को एकदम जड़ से उखाड़ फेंकना है, चाहे सामने कोई भी हो, कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। अगर वो करप्ट है तो उसे छोड़ना नहीं है। अर्जुन कहता है उन्हें और भी ऑफिसर्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मिताली पलटकर कहती है, सर कहीं आपका ट्रांसफर जल्दी तो नहीं हो जाएगा? मतलब हमें जिम्मेदारी देकर आप गायब हो गए तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। प्रकाश भरोसा देता है और कहता है, मैं इलेक्शन के नतीजों तक यही हूँ, चिंता मत करिए, आप बस काम पर ध्यान दीजिए। बाहर आकर गुज्जर कहता है, मिताली तुम्हें ऐसा नहीं पूछना चाहिए था। मिताली जवाब देती है, पहले से जान लेना अच्छा है, वरना पता चला हम फंस गए और साहब निकल लिए। इसी बीच गुज्जर की नजर मीनाक्षी पर पड़ती है। वो उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। मीनाक्षी उसे तमाशा ना करने को बोलती है, लेकिन गुज्जर उसे एक रिसीट थमाता है और पैसों की मांग करता है। वो कहता है, उस दिन शादी के लिए 450 रुपए फालतू खर्च हो गए और तुम नहीं आई, ये मेरा नुकसान है, इसलिए पैसे तुम्हें देने होंगे। मीनाक्षी हैरान होकर पूछती है, तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो? गुज्जर कहता है, ये मेरी मेहनत की कमाई है। मीनाक्षी चिढ़कर अपनी एक सहेली से 500 का नोट लेकर उसे दे देती है। गुज्जर अपनी जेब से छुट्टे पैसे निकालता है पर उसे नहीं मिलते। मीनाक्षी कहती है, रख लो, टिप समझो। गुज्जर गुस्से में कहता है, क्या मैं होटल का वेटर हूँ जो टिप रखूंगा? वो अर्जुन को बुलाकर छुट्टे मांगता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि अर्जुन की गाड़ी के पेट्रोल का हिसाब जोड़े तो 500 ही बनते हैं। वो पैसे लेकर चला जाता है। अर्जुन मीनाक्षी से गुज्जर की तरफ से माफी मांगता है। अब सीन बदलता है और हम इटली के लेक कोमो वाले बंगले में पहुंचते हैं। वहाँ शर्मा जी बड़ा चौधरी से मिलने आते हैं। शर्मा जी कहते हैं, इतने सारे कस्टम्स ऑफिसर का एक साथ ट्रांसफर होना उनके बिजनेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। वो जानना चाहते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ। बड़ा चौधरी शांत होकर जवाब देता है, ये सब ऑफिसर ओमार की गलती की वजह से हुआ। शर्मा जी पूछते हैं, अब नया कौन आ रहा है? बड़ा चौधरी शांत होकर कहता है, शाम तक पता चल जाएगा, इतना टेंशन लेने की क्या बात है। इसके बाद अर्जुन, मिताली और गुज्जर ऑफिस आते समय आपस में बात करते हैं कि इन लोगों को मिलाकर एक नई टीम बनाई जाए। वो देश के अलग अलग हिस्सों से श्रीलता, विंसिद, सज्जाद और केपी को मुंबई बुलाते हैं। अर्जुन का इन सब का परिचय प्रकाश से करवाता है और उन्हें काम समझा देता है। सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। अर्जुन कस्टम डॉक्यूमेंट्स और सीसीटीवी फुटेज चेक करने की जिम्मेदारी लेता है। गुज्जर पैसेंजर्स के आने जाने की पूरी लिस्ट चेक करता है। मिताली लगेज की स्कैनिंग का जिम्मा संभालती है। हम देखते हैं कि मिताली और केपी स्कैनिंग कर रहे थे, तभी कुलवीर वहां पर आता है और उनके काम में झांकने लगता है। मिताली उससे एक सवाल पूछती है पर वो जवाब नहीं दे पाता, जिस पर मिताली और केपी हंसने लगते हैं। मिताली केपी से कहती है, इसे अच्छे से ट्रेनिंग दो। तभी एक लड़की का बैग आता है और कुलवीर को उसे चेक करने के लिए कहा जाता है। बैग में शैम्पू, गोल्ड चेन, चॉकलेट और कुछ स्टेनलेस स्टील के खिलौने थे। कुलवीर को लगता है सब ठीक है और उसे जाने देना चाहिए, लेकिन मिताली उस लड़की को रोक लेती है और बैग की गहराई से जांच करती है। मिताली पूछती है, इतना बड़ा खिलौना क्यों ले जा रही हो? लड़की कहती है, अपनी भांजी के लिए गिफ्ट है। मिताली कहती है, ये लिमिटेड एडिशन ब्रांडेड खिलौना है, ब्लैक मार्केट के बिना भी इसकी कीमत लाखों में होगी। अब बताओ, टैक्स दोगी या इसे जब्त करके तुम्हें अदालत ले चलूं? लड़की टैक्स देने को तैयार हो जाती है। कुलवीर हैरान होकर पूछता है, मैडम आपको कैसे पता चला कि इसकी कीमत इतनी ज्यादा है? मिताली उसे डांटते हुए कहती है, इंटरनेट सिर्फ सोशल मीडिया, टिकटॉक और इंस्टाग्राम रील्स के लिए नहीं होती, वहाँ और भी बहुत कुछ है। तुम जाओ और गिन कर आओ कि इस लाइन में कितने बाथरूम है। कुलवीर बेवकूफों की तरह बाथरूम गिनने चला जाता है। दूसरी तरफ अर्जुन सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा था, तभी गुज्जर उसे अपने कमरे में बुलाता है। गुज्जर उसे एक लड़की की जानकारी दिखाता है जो पिछले 3 महीने में 12 बार और 1 साल में कई बार विदेश आ जा चुकी है। अर्जुन कहता है, अमीर बाप की बेटी होगी, इसमें क्या दिक्कत है? गुज्जर कहता है, लड़की को छोड़ो, उसके फ्लाइट का रास्ता देखो। वो इंटरनेशनल से डोमेस्टिक जाती है, फिर दूसरे डोमेस्टिक से फिर इंटरनेशनल, इंटरनेशनल के साथ साथ बार बार डोमेस्टिक फ्लाइट बदलना शक पैदा करता है। अर्जुन कहता है, ठीक है, मैं इस मामले को देखता हूँ। अर्जुन अब इस मामले की तह तक जाना चाहता है। उस लड़की का नाम प्रिया खूब चंदानी है। उसके फ्लाइट के आने जाने का पैटर्न बहुत ही चालाकी भरा था, जिससे तस्करी आसानी से हो जाती है। मिसाल के तौर पर जब कोई इंटरनेशनल
इंटरनेशनल फ्लाइट देश में आती है तो वही प्लेन फिर डोमेस्टिक बनकर दूसरी जगह जाता है। स्मगलर्स इंटरनेशनल फ्लाइट के दौरान कीमती सामान प्लेन के बाथरूम में छिपा देते हैं। एक बार प्लेन देश की सीमा में आ गया तो सामान भी अंदर आ गया और फिर जब वही प्लेन डोमेस्टिक फ्लाइट बनता है तो ये लोग बाथरूम से वो सामान निकाल लेते हैं। देश के अंदर की फ्लाइट में वैसी कड़ी चेकिंग नहीं होती जैसी इंटरनेशनल में होती है, क्योंकि किसी को शक नहीं होता। प्रिया इसी तरीके से तस्करी करती है। अर्जुन अब प्रिया से मिलता है, उसका बोर्डिंग पास चेक करता है और उसे आगाह कर देता है, हमारी टीम के एक ऑफिसर को तुम्हारे ट्रैवल पैटर्न पर शक हो गया है, सावधान हो जाओ। लड़की सन्न रह जाती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अर्जुन ने उसकी मदद की, पर क्यों? क्या अर्जुन भी उसमें मिला हुआ है? इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिया जब मुंबई एयरपोर्ट पर उतरती है तो अर्जुन वहां चेकिंग के लिए खड़ा होता है। वो धीरे से कहता है, तुम्हारा ट्रैवल पैटर्न मेरे एक ऑफिसर की नजर में आ गया है। प्रिया कहती है वो मेरा नहीं है। अर्जुन उसे कहता है कि वो उसे रात को पिक करेगा। इसके बाद प्रिया वहां से चली जाती है। कहानी 9 महीने पीछे जाती और हमें प्रिया की असलियत दिखाई देती है। प्रिया एक एयर होस्टेस थी। उसका पायलट शुभम कपूर के साथ रिश्ता था। एक दिन जब सब चले गए तो अर्जुन वहां आया और प्रिया को अपना परिचय देकर कहा, मुझे खबर मिली है आपके पास सोना है। अर्जुन प्रिया को पकड़कर ले जाता है। प्रिया अपने पास छुपाया हुआ सारा सोना निकाल कर अर्जुन के सामने रख देती है। जब अर्जुन उसे पूछताछ करता है तो वो रोने लगती है। अर्जुन पूछता है, आप ये सब क्यों कर रही है? प्रिया कहती है, शुभम मेरा होने वाला पति है। हम शादी करके मुंबई में एक घर खरीदना चाहते हैं, लेकिन हमारी सैलरी से ये मुमकिन नहीं है। तब अर्जुन प्रिया को शुभम की पत्नी और बच्चों की फोटो दिखाता और बोलता है, ये रोहिणी कपूर है, तुम्हारे होने वाले पति की पत्नी। वो दिल्ली में अपने 2 बच्चों और कुत्ते के साथ रहती है। तुम चौथी एयर होस्टेस हो जिसे शादी का झांसा देकर शुभम ने ये गलत काम करवाया है। ये सुनकर प्रिया फूट फूट कर रोने लगती है। प्रिया पूछती है, अब मैं क्या करूं? अर्जुन उसे एक ऑफर देता है, जो कर रही हो करो, मैं शुभम को पकड़ना चाहता हूं। प्रिया शुभम को सजा दिलाने के लिए अर्जुन की बात मान लेती है। इसके बाद अर्जुन के प्लान के मुताबिक प्रिया शुभम के साथ बैंकॉक जाती है। वहाँ शुभम उसे चॉकलेट के एक बक्से में सोने के 5 गोल्ड बार्स देता है और उन्हें इंडिया ले जाने को बोलता है। प्रिया उसके सामने नाटक करती है, लेकिन जैसे ही शुभम बाहर आता है वो 5 सोने के बार शुभम के ही बैग में डाल देती है। जब वो इंडिया उतरते हैं तो चेकिंग के वक्त अर्जुन शुभम को रोकता है। शुभम खुद को बेकसूर बताने लगता है और बैग चेक करने से मना करता है। फिर भी अर्जुन उसका बैग चेक करता है और वहां से 5 सोने के बार बरामद कर लेता है। शुभम जब प्रिया की तरफ देखता है तो वो मुस्कुरा रही होती है। शुभम समझ जाता है कि प्रिया ने ही उसे फंसाया है। अर्जुन शुभम को गिरफ्तार कर लेता है। अब इस काम के बाद अर्जुन और प्रिया के बीच अच्छे रिश्ते बन जाते हैं। अर्जुन प्रिया से कहता है, अल्दीरा में सोने की तस्करी का एक बहुत बड़ा रैकेट है, मुझे उसमें तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम ये काम करोगी? प्रिया कहती है, तुम जानते हो मैं करूंगी, इसीलिए तो तुमने मुझे अरेस्ट नहीं किया है ना? अर्जुन उसे आगाह करता है कि वो लोग बहुत खतरनाक है, अगर वो मना कर देगी तो भी उसे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन प्रिया काम के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद अर्जुन ऑफिस में प्रिया को अल्दीरा के स्मगलर्स के बारे में बताता है। वो अन्ना की फोटो दिखाकर बोलता है कि अल्दीरा से इंडिया आने वाले सोने के पीछे अन्ना का ही हाथ है। केरला के गाँव में अन्ना को भगवान की तरह पूजा जाता है, क्योंकि उसने बहुत से लोगों को नौकरी दी है, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो अपनी मैन पावर कंसल्टेंसी के जरिए मजबूर लोगों को फंसाता है और उन्हें अपना कुरियर बनाकर इस्तेमाल करता है। अर्जुन उसे सुरेश और राहुल की फोटो भी दिखाता है। वो बताता है कि अन्ना का भतीजा राहुल एमिरेट्स की फ्लाइट से अक्सर मुंबई आता जाता रहता है। प्रिया कहती है कि राहुल तो एमिरेट्स की फ्लाइट से आता है, लेकिन मैं तो थाई एयरवेज में काम करती हूँ। अर्जुन कहता है, तुम चिंता मत करो। अर्जुन अपनी सेटिंग से प्रिया का ट्रांसफर एमिरेट्स की फ्लाइट में करवा देता है। अब जब भी राहुल उस फ्लाइट में सफर करता है, प्रिया उसके पास जाकर उसे फ्लर्ट करती है। अर्जुन के प्लान के मुताबिक प्रिया ने राहुल को अपने जाल में फंसा लिया। राहुल ने प्रिया को अपना कार्ड दिया और कहा, जब भी अल्दीरा आना मुझसे मिलना, हम वहाँ मिलेंगे। इसके बाद प्रिया अल्दीरा में राहुल के साथ काफी वक्त बिताने लगी। वहाँ वो बातों बातों में स्मगलिंग का जिक्र भी करती है। एक दिन फ्लाइट में प्रिया ने राहुल के सामने रोने का नाटक किया और कहा, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। राहुल को लगा कि जबकि प्रिया एक एयर होस्टेस रही है तो वो उसके सोने की तस्करी में बहुत काम आ सकती है, इसलिए राहुल ने प्रिया को अपने गैंग में शामिल होने का ऑफर दिया। प्रिया तो यही चाहती थी। आखिरकार वो अन्ना के गैंग तक पहुंच गई। राहुल उसे अपनी फैक्ट्री ले गया और वहां उसकी मुलाकात अन्ना और सुरेश से करवाई। अन्ना ने तो प्रिया को अपनी टीम में रख लिया, लेकिन सुरेश को उस पर शक होने लगा। राहुल ने प्रिया को पूरी फैक्ट्री घुमाकर दिखाई और प्रिया उनके साथ काम करने लगी। प्रिया उन्हें नए नए आइडियाज देने लगी कि कैसे माल को इंडिया पहुंचाया जाए। वो इन सब की जानकारी अर्जुन को देती रहती थी। कहानी प्रेजेंट में आती है। प्रिया अल्दीरा से मुंबई लौटती है और अर्जुन को उन सब कस्टम ऑफिसर्स की लिस्ट देती है जो अन्ना के लिए काम करते हैं। उस लिस्ट में अर्जुन को ऑफिसर पटेल का नाम भी मिलता है। अर्जुन पूछता है, पटेल इनके साथ कब से जुड़ा है? प्रिया बताती है, 3 महीने
से उनके साथ है। प्रिया उसे कुछ वीडियोस भी दिखाती है कि वो लोग सोने की तस्करी कैसे करते हैं। वो अर्जुन को बताती है कि वो लोग माल को उसी शिपमेंट में उतारते हैं जहां उनके अपने ऑफिसर ड्यूटी पर तैनात होते हैं। अर्जुन प्रिया से कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन इसके बाद तुम अल्दीरा में काम नहीं कर पाओगी। प्रिया पूछती है, अगर मैं अल्दीरा छोड़ दूंगी तो काम क्या करूंगी और रहूंगी कहाँ? अर्जुन मुस्कुराकर कहता है, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि तुम कहाँ रहोगी। इसके बाद प्रिया वापस अल्दीरा चली जाती है। इधर प्रकाश अर्जुन को अपने केबिन में बुलाता है और बोलता है, एक गुड न्यूज है, 24 तारीख को मुंबई में वर्ल्ड कस्टम्स कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तुम्हें और तुम्हारी टीम को प्रोटोकॉल संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। अर्जुन समझ जाता है कि उसे ये जिम्मेदारी क्यों दी गई है। वो प्रकाश से कहता है, जब स्मगलर्स को पता चलेगा कि पुराने सख्त ऑफिसर कॉन्फ्रेंस में बिजी हैं, तो उन्हें लगेगा कि उनके लिए एयरपोर्ट के दरवाजे खुले हैं। अर्जुन सीसीटीवी में पूरा एयरपोर्ट चेक करने के बाद बाहर निकलता है। वहां उसे ऑफिसर पटेल मिलता है। अर्जुन जानबूझकर पटेल को बता देता है कि 24 तारीख को वो सब कॉन्फ्रेंस में बिजी रहेंगे और एयरपोर्ट पर ड्यूटी नहीं करेंगे। अर्जुन जानता है कि पटेल सिंडिकेट से जुड़ा हुआ है। पटेल तुरंत बड़ा चौधरी को फोन करके ये खबर दे देता है। उधर अल्दीरा में प्रिया भी राहुल और अन्ना को बता देती है कि 24 तारीख को एयरपोर्ट खाली रहेगा। सुरेश को शुरू से प्रिया पर शक था, इसीलिए वो पूछता है, तुम्हें यह किसने बताया? प्रिया कहती है, मैं एयर होस्टेस रही हूँ। एयरपोर्ट्स पर मेरे अभी भी काफी सारे कॉन्टैक्ट्स हैं। बड़ा चौधरी तुरंत अन्ना को कॉल करते हैं और बोलता है, 24 तारीख को पूरा एयरपोर्ट खाली रहेगा, ज्यादा से ज्यादा कंसाइनमेंट तैयार करो और साथ में 3 घड़ियां भी भेज दो। अब अन्ना, सुरेश और राहुल सोच में पड़ जाते हैं कि इतना सारा सोना इंडिया कैसे भेजें। तब प्रिया उन्हें आइडिया देती है, 61 पैसेंजर्स फ्लाइट पर चढ़ेंगे। हर पैसेंजर्स के बैग में थोड़ा थोड़ा सोना छिपाकर इंडिया भेजेंगे और कुछ सोने को हम डस्ट बनाकर प्लेन में रखेंगे ताकि चेकिंग में पकड़े न जाएं। प्रिया के प्लान के मुताबिक राहुल, अन्ना और सुरेश सोना तैयार करने लगते हैं। रात को जब सुरेश बाहर सिगरेट पी रहा था तब अन्ना उसके पास आता है। सुरेश कहता है, इतना सारा सोना एक साथ जा रहा है, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? अन्ना उसे भरोसा दिलाता है कि पटेल से बात हो चुकी है और खबर पक्की है, लेकिन सुरेश कहता है, प्रिया का हमारे बिजनेस में जुड़ना मुझे ठीक नहीं लग रहा। रात के वक्त अर्जुन गुज्जर और मिताली से मिलने ऑफिस की छत पर चला जाता है। वहां अर्जुन उन दोनों को बताता है कि 24 तारीख को चौधरी सिंडिकेट 500 किलो सोना लाने का प्लान बना रहा है। हमें उन्हें हर हाल में पकड़ना होगा। मिताली पूछती है, लेकिन कैसे? हम तो उस दिन ड्यूटी पर होंगे ही नहीं। अर्जुन कहता है, आखिरी वक्त पर प्रकाश ड्यूटी चार्ट बदल देगा। अभी कुछ दिन उनके छोटे मोटे कुरियर को निकल जाने दो ताकि उनका हौसला बढ़ जाए। अगले दिन सुरेश दुकान से 3 घड़ियां लेने जाता है। अर्जुन प्रिया को फोन करके पूछता है कि उसने टिकट बुक किया या नहीं। प्रिया कहती है, हाँ, तुम फिक्र मत करो। अर्जुन प्रिया को समझाता है, पहला गैर कानूनी माल वाला प्लेन उड़ने से पहले तुम्हें वहां से निकल आना होगा। प्रिया ऑफिस से बाहर आती है और अर्जुन को बताती है, मैंने तुम्हें 2 लिस्ट भेजी है। पहली लिस्ट में 52 लोगों की जानकारी है, जिनमें 20 इथियोपिया से आएंगे और 32 अल्दीरा से। दूसरी लिस्ट में 9 लोगों के नाम है और 18 सीट नंबर है जहाँ पैकेट छिपाए गए हैं। ये 9 लोग पैकेट सीट के नीचे रखकर अपनी जगह उतर आएंगे। इसके बाद डोमेस्टिक फ्लाइट में 18 नए कुरियर चढ़ेंगे और लैंड होते ही माल लेकर निकल जाएंगे। अर्जुन उसे कहता है, मैं तुमसे सीधा मुंबई में मिलूंगा। प्रिया अपने होटल के कमरे में जाकर मुंबई लौटने के लिए बैग पैक करने लगती है। तभी राहुल वहां आता है और पूछता है, कहीं जा रही हो क्या? प्रिया बहाना बनाती है, मैं जिम जाने की सोच रही हूँ। राहुल कहता है, अन्ना ने अर्जेंट मीटिंग बुलाई है, तुम्हें चलना होगा। प्रिया कहती है, मुझे कॉल करते तो मैं पहुंच जाती। राहुल मुस्कुराकर कहता है, तो फिर तुम्हारे साथ लॉन्ग ड्राइव का मौका जो मिस हो जाता। प्रिया अपना बैग लेकर राहुल के साथ निकल जाती है। रास्ते में राहुल कहता है, अन्ना और चौधरी साहब तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं, वो तुम्हें बोनस देंगे। फिर राहुल अचानक पूछता है, ये इंटरनेशनल फ्लाइट को डोमेस्टिक में बदलने का आइडिया सच में तुम्हारा है या किसी और ने दिया है? प्रिया कहती है, मुझे कौन आइडिया देगा? राहुल कहता है, हो सकता है किसी कस्टम ऑफिसर ने दिया हो। प्रिया हंसकर कहती है, तुम्हें लगता है कि मैं उनके लिए काम करती हूँ? राहुल जवाब देता है, मैं नहीं, सुरेश अंकल को ऐसा लगता है, इसलिए उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है कि जब तक माल लैंड ना हो जाए मैं तुम पर नजर रखूं। तभी अचानक पुलिस की गाड़ियां चारों तरफ से राहुल की कार को घेर लेती है। राहुल फोन पर अन्ना को बताता है कि पुलिस ने उन्हें घेर लिया। पुलिस की गाड़ी से कुछ लोग उतरते हैं और राहुल की कार की तलाशी लेने लगते हैं। उन्हें कार में ड्रग्स का एक पैकेट मिलता है। राहुल और प्रिया बार बार चिल्लाते रहते हैं ये उनका नहीं है, लेकिन पुलिस उन्हें घसीटते हुए अपनी गाड़ी में डाल लेती है। राहुल एक फोन करने की भीख मांगता है पर पुलिस उसे मौका नहीं देती। फोन की दूसरी तरफ अन्ना ये सब सुन रहा था पर उसे कुछ समझ नहीं आता। असल में ये अर्जुन का प्लान था। उसने गोविंद नाम के एक आदमी को ये काम सौंपा था। गोविंद ने प्रिया को राहुल से अलग किया और उसे सुरक्षित मुंबई की फ्लाइट में बैठा दिया। उधर राहुल को एक रेगिस्तान जैसी सुनसान जगह पर ले जाकर छोड़ दिया गया, जहां से शहर तक पहुंचने में घंटों लग जाएंगे और फोन का नेटवर्क भी नहीं है। इधर अन्ना घबरा कर अपने साथी अरबाब को फोन करता है। अरबाब पुलिस स्टेशन
बुलाकर मामले को संभालने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ 24 तारीख का काम शुरू हो चुका था। सुरेश ने बहुत से आम दिखने वाले लोगों को इकट्ठा किया जिनके जरिए तस्करी होनी है। इनमें एक बुजुर्ग पति पत्नी भी हैं। उन्हें समझाया गया है कि सिक्योरिटी चेक के बाद उन्हें वॉशरूम जाना है। वहाँ 2 लोग उन्हें पैकेट देंगे। वो उन पैकेटों को लेकर व्हील चेयर पर बैठकर प्लेन में चढ़ जाते हैं। तस्करी का काम हर तरफ शुरू हो जाता है। एडिस अबाबा में स्वाति ड्रग्स की पुड़िया निगलकर मुंबई के लिए तैयार हो जाती है। मुंबई एयरपोर्ट पर अर्जुन की टीम वीआईपी लोगों को संभालने का नाटक कर रही थी, लेकिन असल में सब अर्जुन के प्लान के हिसाब से चल रहा था। अलग अलग शहरों से स्मगलर्स भारत आ रहे थे, कोई पायलट बनकर, कोई यात्री बनकर, तो कोई कर्मचारी बनकर। मिलान में बड़ा चौधरी के पास उसका खास आदमी शर्मा आता है और बताता है कि सब कुछ बहुत आराम से चल रहा है। बड़ा चौधरी को शक होता है। वो कहता है सब कुछ जरूरत से ज्यादा ठीक चल रहा है, जो अच्छी बात नहीं है। उसका मन कह रहा है कुछ तो गड़बड़ है। अन्ना अभी भी राहुल को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे खबर मिलती है कि सारा कंसाइनमेंट प्लेन में लोड हो चुका है और कुछ मुंबई लैंड करने वाले हैं। एयरपोर्ट पर गद्दार ऑफिसर पटेल सब पर नजर रख रहा था। तभी एक ऑफिसर आकर कहता है कि प्रकाश ने सभी कस्टम ऑफिसर को अपने कमरे में बुलाया है। पटेल डर जाता है। प्रकाश सभी ऑफिसर्स को इकट्ठा करके कहता है हम एक बहुत बड़ा मिशन शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ऑपरेशन लॉन्ग शॉट। हमें खबर मिली है कि बड़ा चौधरी का सोना और ड्रग्स का बहुत बड़ा जत्था आज अल्दीरा से आ रहा है। साथ ही मिलान से भी कीमती सामान आ रहे हैं। 50 से ज्यादा छोटे मोटे स्मगलर भी आज यहाँ घुसने वाले हैं, इसलिए सबको बहुत सावधान रहना होगा। सबसे ज्यादा सावधान ऑनलाइन ऑफिसर्स यानी पटेल और उसकी टीम को रहना होगा। ये सुनकर पटेल के चेहरे पर घबराहट साफ दिखने लगती है। तभी उस कमरे में अर्जुन अपनी छोटी सी टीम के साथ आता है। प्रकाश कहता है कि अर्जुन इस पूरे ऑपरेशन को लीड करेगा। अर्जुन एक काला पॉलिथीन निकालता है और सभी ऑफिसर से अपने अपने फोन इसमें डालने को बोलता है। इस वक्त पटेल की टीम का चेहरा देखने लायक था। अर्जुन कहता है ये फोन प्रकाश के कमरे में ही रहेंगे और इमरजेंसी में लैंडलाइन का इस्तेमाल किया जाएगा। अर्जुन आगे बताता है कि पहली फ्लाइट लैंड होने के आधा घंटा बाद आखिरी फ्लाइट उड़ान भरेगी। शक से बचने के लिए पहली फ्लाइट के माल को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन हमारे ऑफिसर गुपचुप तरीके से उनके पीछे जाएंगे और इशारा मिलते ही स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लेंगे। ये जिम्मेदारी पटेल को दी जाती है। मिताली को डोमेस्टिक एयरपोर्ट संभालने की जिम्मेदारी मिलती है। 19 फ्लाइट में से 9 डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर उतरेगी। मिताली की टीम लिस्ट के हिसाब से स्मगलर्स को अलग करेगी और उनसे सोना बरामद करेगी। मीटिंग के बाद पटेल गुस्से में अर्जुन से कहता है क्या तुम्हें और प्रकाश को लगता है कि सिर्फ तुम दोनों ही ईमानदार हो और बाकी सब चोर? अर्जुन हंसकर कहता है कि उसे पटेल की ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। उधर एक जूनियर ऑफिसर अर्जुन से पूछता है कि केके का क्या मतलब है। मिताली उसे समझाती है जब कोई भ्रष्ट ऑफिसर रिश्वत लेता है तो उसे हमारी भाषा में केके बोलते हैं। वो जूनियर को चेतावनी देती है अगर उसने केके करने की सोची तो वो उसे पीके कर देगी। जूनियर पूछता है अब ये पीके क्या होता है। मिताली कहती है वो उसे सही समय पर बताएगी। आखिरकार पहली फ्लाइट उतरती है। स्मगलर्स बाहर निकलते हैं और अर्जुन की टीम अलर्ट हो जाती है। उनमें 2 बुरखा पहने औरतें, एक बच्चा और 2 आदमी थे। कस्टम उन्हें नहीं रोकता बल्कि उनके पीछे जाता है। पटेल एक टैक्सी लेकर उनका पीछा करना शुरू करता है। अर्जुन प्रकाश से कहता है एक और फ्लाइट का उड़ना बाकी है, उसके बाद ही ऑपरेशन शुरू होगा। प्रकाश फोन करके आखिरी फ्लाइट को डिले करवा देता है। पीछा करते हुए पटेल जब रुकता है तो वो टैक्सी ड्राइवर से फोन लेकर किसी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी 2 गुंडे जबरदस्ती उनकी टैक्सी में घुस जाते हैं और उसे मार कर बेहोश कर देते हैं। उधर आखिरी फ्लाइट उड़ते ही अर्जुन अपनी टीम को मैसेज करता है ऑपरेशन शुरू। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच जाती है। अलग अलग तरह के लोगों से भारी मात्रा में अवैध सामान पकड़ा जाता है। दूसरी तरफ राहुल अभी भी तपते रेगिस्तान में पैदल चल रहा था और अब उसकी भी हिम्मत जवाब दे रही है। पटेल को एक कमरे में बांध कर रखा गया था। होश आने पर एक औरत स्मगलर उसे फोन पर रमेश भाई से बात करवाती है। पटेल रोते हुए कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सीनियर ऑफिसर्स और नए कस्टम ऑफिसर्स ने मुझे मजबूर कर दिया। जैसे ही पटेल बात कर रहा होता है वहाँ पुलिस पहुंच जाती है और सबको गिरफ्तार कर लेती है। फोन पर रमेश भाई ये सब सुन लेता है और सुरेश को फोन करके कहता है पटेल ने गद्दारी की है। उधर ऑफिसर गोविंद की सुरक्षा में प्रिया मुंबई पहुंचती है और सीधे अर्जुन के पास जाती है। गोविंद एक कॉइन ऑफिसर है। कॉइन का मतलब कस्टम ओवरसीज इंटेलिजेंस नेटवर्क। ये सीबीआई जैसी एक एजेंसी है जो विदेशों में होने वाले बड़े लेन देन और तस्करी की खबर कस्टम विभाग को देती है। कॉइन की मदद से ही प्रिया सही सलामत मुंबई पहुंच पाई। दूसरी तरफ राहुल को आखिरकार फोन नेटवर्क मिल जाता है और वो अन्ना को अपनी हालत बताता है। साथ ही उन्हें पता चला कि मुंबई कस्टम से उनका सारा माल पकड़ लिया गया। खबरों में बताया जाता है कि एक ही दिन में करीब 1200 करोड़ रुपए की तस्करी पकड़ी गई। ये सुनकर बड़ा चौधरी आग बबूला हो जाता है। वो अन्ना को बुलाता है। अन्ना कहता है कि 2-4 अफसरों को मार देते हैं, सब सीधे हो जाएंगे। पर बड़ा चौधरी कहता है कि सरकारी ऑफिसर्स को मारना इतना आसान नहीं है। वो किसी भी कीमत पर प्रिया को ढूंढने का हुक्म देता है। एयरपोर्ट पर अर्जुन को अपना
अपना एक पुराना और ईमानदार साथी श्रीकांत सक्सेना मिलता है। उधर कस्टम हेड प्रकाश को बुलाते हैं और ऑपरेशन लॉन्ग शॉट की तारीफ करते हैं, लेकिन अचानक उन्हें बैंकॉक जाने का ऑर्डर दे देते हैं। प्रकाश समझ जाता है कि उसे जानबूझकर यहाँ से हटाया जा रहा है। अर्जुन बुर्का पहनकर प्रिया को एयरपोर्ट से बाहर निकालता है। एक गद्दार कांस्टेबल ये खबर बड़ा चौधरी को दे देता है। चौधरी के आदमी उस बुरखे वाली लड़की पर हमला करते हैं, पर पता चलता है कि वो प्रिया नहीं बल्कि मिताली है, जो गुंडों की धुलाई कर देती है। असली प्रिया ऑफिसर गुज्जर के साथ सुरक्षित जगह पहुंच जाती है। रात को सब अपने सक्सेस की पार्टी करते हैं। अर्जुन मजाक में गुज्जर से पूछता है कि उसने जो 3 कीमती घड़ियां पकड़ी थी उसका इन्फॉर्मर कौन था। गुज्जर नाम नहीं बताता। अगले दिन वो पकड़े गए स्मगलर्स असलम और मुनाफ की धुलाई करते हैं, पर वो मुंह नहीं खोलते। फिर अर्जुन दिमाग लगाता है और कहता है इनकी पिटाई की वीडियो इनके मोहल्ले और गर्लफ्रेंड्स को भेज दो ताकि ये कहीं मुंह दिखाने के लायक ना रहें। डर के मारे मुकीम नाम का स्मगलर सब उगल देता है। वो बताता है कि सारा माल मड आइलैंड में रहने वाले रमेश के पास पहुंचाया जाता है। अर्जुन ये खबर बैंकॉक में मौजूद प्रकाश को दे देता है। तभी प्रकाश से मिलने बड़ा चौधरी का दाहिना हाथ शर्मा आ जाता है। वो प्रकाश को होटल की छत पर ले जाता है जहाँ खुद बड़ा चौधरी इंतजार कर रहा था। चौधरी प्रकाश से कहता है दुश्मनी में वक्त बर्बाद होगा, चलो दोस्ती कर लेते हैं, तुम्हारे बड़े बॉस भी मेरे जेब में है। वो प्रकाश को लालच और धमकी देता है कि वो उसके सिंडिकेट के रास्ते से हट जाए, क्योंकि चौधरी अपने धंधे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। बड़ा चौधरी धमकी देता है कि वो प्रकाश को या तो किसी बड़े विदेशी कमीशन का एम्बेसडर बनवा देगा या किसी बहुत ही पिछड़ी जगह पर ट्रांसफर करवा देगा। प्रकाश डंके की चोट पर कहता है मेरे लिए देश सबसे बड़ा है, मैं झुकूंगा नहीं। चौधरी कहता है तो शायद अब हम कभी नहीं मिलेंगे। प्रकाश जवाब देता है हम एक बार फिर मिलेंगे। बैंकॉक से प्रकाश अपने सीनियर को फोन करके बहुत गुस्सा होता है कि उसे बिना बताए चौधरी के पास क्यों भेजा गया। उधर कस्टडी में असलम और मुकीम डरे हुए थे। मुकीम कहता है कि उसने जो जानकारी दी है वो उसे पलट जाएगा। तभी असलम अपनी पत्नी से फोन पर बात करता है और उसके बाद अचानक मुकीम का सिर दीवार पर दे मारता है। मुकीम की वहीं पर मौत हो जाती है। इधर अर्जुन की टीम रमेश के घर पहुंचती है। तलाशी में उन्हें कुछ नहीं मिलता, लेकिन जूनियर ऑफिसर दौरिया को मंदिर के पास एक गुप्त बटन मिलता है। उसे दबाते ही एक तहखाना खुलता है जहां रमेश छिपा था। अचानक गोली चलने की आवाज आती है और रमेश मर जाता है। दौरिया रोते हुए कहता है उसने खुद को बचाने के लिए गोली चलाई। अर्जुन ये सब देखकर सन्न रह जाता है। एक तरफ मुकीम की मौत और दूसरी तरफ रमेश का एनकाउंटर। सब कुछ उलझ गया है। प्रकाश तुरंत बैंकॉक से मुंबई लौटता है और अपनी टीम पर बुरी तरह भड़क पड़ता है। वो कहता है तुम लोग क्या कर रहे हो, एक ही दिन में कस्टडी में मौत और एक एनकाउंटर। अर्जुन सारी जिम्मेदारी अपने सिर ले लेता है। कमिश्नर प्रकाश को बुलाकर पूरी टीम को सस्पेंड करने का हुक्म देता है। कमिश्नर कहते हैं मेरी रिटायरमेंट में 3 महीने बचे हैं, मुझे शांति से जाने दो। लेकिन प्रकाश अड़ जाता है। वो कहता है मेरी टीम का एक भी बंदा सस्पेंड नहीं होगा, आप चाहे तो इंटरनल इंक्वायरी बिठा दें और इसमें 6 महीने का वक्त ले लें। आखिरकार कमिश्नर मान जाते हैं और सस्पेंशन लेटर फाड़ देते हैं। अब बड़ा चौधरी अपने साथियों के साथ वीडियो कॉल पर मीटिंग करता है। सुरेश उसे मुंबई एयरपोर्ट में घुसने का एक नया रास्ता बताता है। इसके बाद बड़ा चौधरी सीधे अर्जुन को फोन करता है और कहता है तुम्हें एक सलाह देने के लिए फोन किया है। कल मेरे 2 आदमी सुनील वर्मा और अतुल रथ फ्लाइट EK 535 से 25 किलो सोना लेकर तुम्हारे एयरपोर्ट पर उतरेंगे। मेरी सलाह है कि उन्हें मत रोकना, बल्कि उन्हें सुरक्षित बाहर निकलने देना। बड़ा चौधरी की बात सुनकर अर्जुन कहता है मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? चौधरी जवाब देता है क्योंकि बड़ों की बात माननी चाहिए, यही तो हमारी संस्कृति है। ये कहकर वो फोन काट देता है। इसके बाद चौधरी अपने गुंडे के जरिए टीम को डराना शुरू करता है। मिताली अपनी बेटी को स्कूल से लेकर आ रही थी, तभी बाइक पर 2 लोग आते हैं और बच्ची पर एसिड जैसी कोई चीज फेंक देते हैं। बच्ची चिल्लाने लगती है, लेकिन वो आदमी कहता है ये एसिड नहीं, सिर्फ मिर्ची का पानी था, अगली बार एसिड होगा, सुधर जाओ। उधर गुज्जर जब जॉगिंग कर रहा था तब उसे भी इसी तरह डराया और धमकाया गया। ऑफिस में सभी ऑफिसर्स को इसी तरह धमकियां मिलती हैं, जिससे सब बहुत चिंता में पड़ जाते हैं। अर्जुन वो रिकॉर्डिंग प्रकाश को सुनाता है जिसमें चौधरी ने अपने आदमियों के आने की बात कही थी। ये सुनकर गुज्जर को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन प्रकाश सबको शांत करते हुए कहता है आज हम लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, आज उन्हें जाने दो। अगले दिन एयरपोर्ट पर सुनील और अतुल सीना तान कर 50 किलो सोना लेकर सबके सामने से निकलने लगते हैं। वो कस्टम्स ऑफिसर का मजाक उड़ा रहे थे। गुज्जर से ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो उन पर झपट पड़ता है। पहले तो गुंडे उसे मारते हैं, लेकिन फिर अर्जुन और बाकी ऑफिसर्स भी शामिल हो जाते हैं और उन स्मगलर्स की जमकर धुलाई कर देते हैं। एयरपोर्ट पर हंगामा देखकर मीडिया पहुंच जाती है। गुज्जर उन दोनों को पकड़कर कैमरे के सामने कहता है जो भी इंडिया में स्मगलिंग करेगा उसका यही हाल होगा। वहां मीनाक्षी मौजूद थी और गुज्जर की बहादुरी देखकर वो तो काफी इंप्रेस होती है। वीडियो वायरल हो जाता है और बड़ा चौधरी आग बबूला हो जाता है क्योंकि अर्जुन ने उसकी बात नहीं मानी। उधर अरबाब शर्मा को फोन करके कहता है कि 50 किलो सोना पकड़ा गया और बड़ा चौधरी उससे अलदीरा में मिलना चाहते हैं।
हैं। रात को ऑफिस की छत पर अर्जुन और गुज्जर बैठे थे। अर्जुन नाराज था कि गुज्जर ने आपा क्यों खोया, क्योंकि वो सब चौधरी के सीधे निशाने पर आ गए थे। तभी गुज्जर रोने लगता है। वो कहता है, आज मेरे पिता का फोन आया था। ये वीडियो देखकर वो कह रहे थे कि मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ। मेरा अपना बाप मुझे बेवकूफ समझता है क्योंकि मैंने अपना ईमान नहीं बेचा। ये कैसा समाज है जहाँ ईमानदार आदमी को बेवकूफ कहा जाता है। तभी प्रकाश वहां आकर कहता है, हमारा समाज कमजोर है और तुम जैसे ईमानदार लोग इस समाज में बहुत कम है। मुझे तुम पर गर्व है, कभी बदलना मत। वो बताता है कि ये वीडियो दिल्ली तक पहुंच गया है। इसके बाद अर्जुन गुज्जर को घर छोड़ने जाता है। सीढ़ियों पर मीनाक्षी बैठी थी। गुज्जर उसके पास आकर बैठ जाता है। मीनाक्षी बताती है, मैंने अपनी सगाई तोड़ दी है। गुज्जर मजाक में हंसते हुए पूछता है, क्यों? क्या वो लड़का भी मेरी तरह ईमानदार निकला? मीनाक्षी कहती है, नहीं, वो लड़का भ्रष्ट है और हमेशा भ्रष्ट ही रहेगा। आज तुम्हें स्मगलर्स को मारते देख मुझे ईमानदारी की असली कीमत समझ आई। गुज्जर कहता है, मैं तुम्हें वो आलीशान जिंदगी नहीं दे सकता जिसका तुम सपना देखती हो। मीनाक्षी उससे माफी मांगती है और कहती है, मैं तुम्हारे लायक भी नहीं हूँ। जिस दिन तुम मुझे पूरी तरह माफ कर दोगे उस दिन मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। जैसे ही गुज्जर अपने फ्लैट में जाता है, बड़ा चौधरी का फोन अर्जुन को आता है। चौधरी कहता है, कल मैंने तुम्हें एक सलाह दी थी। अर्जुन कहता है, तुम्हारी सलाह मुझे पसंद नहीं आई। चौधरी एक घंटी की आवाज सुनाता है। अर्जुन को लगता है कि गुंडे उसके घर पहुंचे हैं, पर चौधरी कहता है वो लोग गुज्जर के घर पहुंच चुके हैं। अर्जुन घबराकर गुज्जर को फोन करता है पर वो फोन नहीं उठाता। जब तक अर्जुन वहां पहुंचता है, चौधरी के आदमी गुज्जर के फ्लैट में घुसकर उसे गोली मार चुके होते हैं। अर्जुन गुज्जर की लाश देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। अगले दिन प्रकाश और बाकी ऑफिसर्स वहां पहुंचते हैं। पुलिस को गुज्जर के किचन से 50 लाख रुपए का एक बैग मिलता है जो चौधरी ने उसे फंसाने के लिए रखवाया था। अर्जुन की नजर ऑफिसर कुलवीर पर पड़ती है जो छिपकर किसी से फोन पर बात कर रहा था। अर्जुन को शक होता है। वो कुलवीर का पीछा करता है और उसे पुलिस स्टेशन के सामने पकड़कर पीटने लगता है। अर्जुन उसे सीनियर ऑफिसर के केबिन में ले जाता है और सच उगलवाता है। कुलवीर रोते रोते सब सच बता देता है। वो बोलता है कि शर्मा जी ने उसे रमेश को मारने के लिए 1 करोड़ रुपए का लालच दिया था। उस दिन रमेश के घर पर कुलवीर ने ही उसे सीक्रेट रूम में ले जाकर गोली मारी थी और उसे एक एक्सीडेंट के रूप में दिखाया था। पुलिस कुलवीर को जेल भेज देती है। तभी बड़ा चौधरी फिर से अर्जुन को फोन करता है और धमकी देता है, तुम्हारे सेफ हाउस में प्रिया अकेली है, मेरे आदमी वहां पहुंच रहे हैं, अब देखते हैं तुम पहले पहुंचते हो या मेरे लोग। अर्जुन पागलों की तरह गाड़ी चलाकर सेफ हाउस पहुंचता है। वो रास्ते भर प्रिया को फोन करता है पर वो फोन नहीं उठाती। जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है प्रिया बाहर सुरक्षित खड़ी है। अर्जुन डर और राहत के मारे उसे कस कर गले लगा लेता है। बड़ा चौधरी फिर से अर्जुन को फोन करता है, बोलता है, आज मैंने प्रिया की जान बख्श दी, सुधर जाओ। अगर मेरी बात नहीं मानी तो उसे गुज्जर से भी बहुत बुरी मौत दूंगा। तुम उसे कहीं भी छुपा लो, मैं ढूंढ निकालूंगा। अर्जुन बुरी तरह डर जाता है। वो प्रिया से कहता है उसे दूसरा सेफ हाउस बदलना होगा, लेकिन प्रिया तंग आकर वहां से चली जाती है। अगले सीन में प्रकाश अपनी फाइल में गुज्जर की पकड़ी हुई 3 घड़ियों का जिक्र कर रहा था। वो अर्जुन को केबिन में बुलाता है और बोलता है, हालात हाथ से निकल गए हैं, मैं तुम्हारी टीम को फील्ड से हटाकर बैक ऑफिस में भेज रहा हूँ, हमें बड़ा चौधरी को पकड़ना ही होगा। प्रकाश पूछता है, क्या अर्जुन को पता है कि गुज्जर का वो खबरी कौन था जिसने उन घड़ियों की खबर दी थी, क्योंकि वो खबरी अभी भी चौधरी के गैंग के अंदर है। अर्जुन कहता है उसे नहीं पता। अर्जुन ऑफिस की छत पर अकेले बैठकर गुज्जर को याद कर रहा था। तभी वहां मीनाक्षी आती है। वो अर्जुन को एक नाम बताती है, श्रीकांत सक्सेना। वो कहती है, गुज्जर ने मुझे कहा था कि अगर उसे कभी कुछ हो जाए तो मैं आपको श्रीकांत सक्सेना का नाम बता दूं, आप सब समझ जाएंगे। अर्जुन तुरंत पुलिस को फोन करके श्रीकांत सक्सेना का पता निकलवाने को बोलता है। इधर बड़ा चौधरी और शर्मा वापस अलदीरा पहुंचते हैं। वहां का डॉन ओमर पैसों के लिए उन पर प्रेशर बनाता है। इसी बीच चौधरी को किसी का फोन आता है। वो फोन उठाकर बाहर चला जाता है। फोन करने वाला आदमी चौधरी को सावधान करता है। प्रिया को सिर्फ सोने और ड्रग्स की खबर थी, उसे घड़ियों के बारे में कुछ नहीं पता था। इसका मतलब आपके गैंग में कोई और है जो कस्टम्स को खबर दे रहा है, उसे ढूंढिए वरना हमारा बहुत नुकसान होगा। तभी कैमरे पर उस फोन करने वाले का चेहरा दिखता है और यहाँ कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि प्रकाश है। जी हाँ, प्रकाश एक ईमानदार ऑफिसर का मुखौटा पहनकर असल में चौधरी का साथ दे रहा था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि प्रकाश ने 20% मुनाफे के बदले चौधरी का माल सुरक्षित निकलवाने का सौदा किया था। यहाँ तक कि कुलवीर को पैसे का लालच देकर रमेश का खून करवाने का आइडिया भी प्रकाश का ही था। वापस अलदीरा में बड़ा चौधरी ओमार को भरोसा दिलाता है कि अगले हफ्ते तक सारे पैसे चुका देगा। वो बदले में 2 टन माल मतलब सोना मांगता और कहता है, इस बार माल पकड़ने की हिम्मत कोई नहीं करेगा, मुझ पर भरोसा रखिए। ओमार भी इस बात के लिए मान जाता है। इसके बाद बड़ा चौधरी और शर्मा होटल जाते हैं जहाँ सुरेश, अन्ना और राहुल पहले से मौजूद थे। वो सब मिलकर इस बार 2 टन सोना इंडिया भेजने का प्लान बनाते हैं। सुरेश एक बहुत ही खतरनाक आइडिया देता है। वो कहता है कि अभी हाल ही में एक इंडियन टूरिस्ट बस का एक्सीडेंट हुआ है
जिसमें कई लोग मारे गए हैं। वो इन लाशों के कॉफिन्स के अंदर सोना छिपाकर इंडिया भेजेंगे। बड़ा चौधरी को ये आइडिया पसंद आता है और वो तैयारी शुरू करते हैं। दूसरी तरफ अर्जुन ऑफिसर श्रीकांत के घर पहुंचता है। श्रीकांत उसे देखते ही पहचान लेते हैं। श्रीकांत बताते हैं कि आज से 12 साल पहले जब मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर नौकरी से निकाला गया था, तब अल्दीरा सिंडिकेट में मेरा एक खबरी जो आज भी वहाँ एक्टिव है, उसी ने मुझे घड़ियों की जानकारी दी थी और मैंने वो बात गुज्जर को बताई थी। गुज्जर ने मुझसे कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो मैं ये जानकारी तुम्हें दे दूं। तभी श्रीकांत को एक फोन आता है। वो अर्जुन से कहता है बिल्कुल सही वक्त पर कॉल आया है। फोन करने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि सुरेश था। सुरेश का असली नाम जुबैर है और वो श्रीकांत का खबरी है। सुरेश जानकारी देता है कि 40 लाशों के ताबूतों में 2 टन सोना भरकर इंडिया भेजा जा रहा है। यहाँ कहानी 2012 के फ्लैशबैक में जाती है। उस वक्त श्रीकांत ड्यूटी पर थे और उन्होंने सुरेश को तस्करी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। सुरेश ने रोते हुए बताया था कि उसकी पत्नी बहुत बीमार है और उसे पैसों की सख्त जरूरत है। तब श्रीकांत ने उसे एक शर्त पर छोड़ा था कि वो बड़ा चौधरी के गैंग में रहकर उनके लिए जासूसी करेगा। तब से सुरेश उनका खबरी बना हुआ है। वापस प्रेजेंट में सुरेश फोन पर बताता है कि बड़ा चौधरी अभी अल्दीरा में है और जब तक सारा माल इंडिया नहीं पहुंच जाता वो वहीं अकेला रहेगा। श्रीकांत ये खबर अर्जुन को दे देता है। उधर अल्दीरा में सुरेश ताबूतों की देखरेख कर रहा था। तभी उसे श्रीकांत का फोन आता है। वो बात करने के लिए जैसे ही एक तरफ हटता है, राहुल पीछे से आकर उसके सिर पर वार कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद बड़ा चौधरी सारा सोना कार्गो के जरिए इंडिया रवाना कर देता है। अर्जुन अपनी पूरी टीम और फोर्स लेकर एयरपोर्ट पहुंच चुका है। कार्गो से जब ताबूत आते हैं तो अर्जुन ने उनकी तुरंत जांच शुरू कर दी, लेकिन टीम को उनमें कोई सोना नहीं मिलता, जिसे देखकर सब हैरान रह गए। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बड़ा चौधरी को पहले से ही शक हो गया था कि सुरेश ही गद्दार है। इसीलिए जब सुरेश ने ताबूतों में सोना भेजने का आइडिया दिया तो चौधरी ने उसे मारने का नाटक किया था, लेकिन जैसे ही सुरेश ने श्रीकांत को फोन किया, राहुल ने उसे पकड़ लिया। असली प्लान ये था कि सोना ताबूतों में नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक कार्गो के जरिए फर्नीचर में छुपाकर दूसरी फ्लाइट से भेजा जाएगा। श्रीकांत तुरंत अर्जुन को फोन करके बताता है मेरा खबरी पकड़ा गया, उसकी जान खतरे में है, उसे कैसे भी अल्दीरा से निकालो। याद रखना सुरेश ने तुम्हारे दोस्त गुज्जर के लिए काम किया था। और एक बात, बड़ा चौधरी भी वहीं अल्दीरा में है। उधर एयरपोर्ट पर सारा सोना फर्नीचर के अंदर इंडिया पहुंच चुका था और अर्जुन को इसकी भनक भी नहीं थी। उस फर्नीचर को चेक करने के लिए खुद प्रकाश वहां पहुंच जाता है ताकि वो उसे सुरक्षित बाहर निकाल सके। अल्दीरा में राहुल अब प्रिया को भी किडनैप करके चौधरी के पास ले आता है। प्रिया निडर होकर चौधरी से कहती है अर्जुन तुमसे कभी हाथ नहीं मिलाएगा और तुम्हारे लिए बुरी खबर यह है कि तुम उस आदमी का नाम भी नहीं जानते जिसे सुरेश जानकारी दे रहा था। जब तक वो बाहर है सुरेश जैसे और भी जासूस पैदा होंगे। प्रिया चालाकी से सुरेश को चुप रहने का इशारा करती है। एयरपोर्ट पर अर्जुन परेशान था, तभी उसे अपने दोस्त गुज्जर की एक बात याद आती है कि अगर प्लान फेल हो जाए तो क्या करना चाहिए। अर्जुन को शक हो जाता है कि सोना ताबूतों में नहीं बल्कि पास खड़े दूसरे प्लेन के माल में है। वो उस वेयर हाउस में भागता है जहाँ फर्नीचर रखा था। अर्जुन वहां पहुंचकर फर्नीचर चेक करता है, लेकिन प्रकाश उसे रोकता है। प्रकाश कहता है ये सब क्लियर है, इसे चेक करने की जरूरत नहीं, लेकिन अर्जुन नहीं मानता। वो एक फर्नीचर को उठाकर नीचे पटक देता है। फर्नीचर टूटते ही उसके अंदर से गोल्ड बार्स बाहर गिरने लगते हैं। प्रकाश का चेहरा उतर जाता है। उधर अल्दीरा में इससे पहले कि चौधरी सुरेश का मुंह खुलवा पाता, वहां की आर्मी ने चौधरी के होटल को चारों तरफ से घेर लिया। आर्मी ने चौधरी और उसके गुंडों को सरेंडर करने के लिए कहा। बड़ा चौधरी गुस्से में प्रिया की तरफ देखता है और समझ जाता है कि प्रिया ने उसके साथ गेम खेल लिया है। प्रिया बिना डरे उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि अर्जुन ने ही सुरेश को बचाने के लिए प्रिया को चौधरी के पास भेजा था। प्रिया के एयरपोर्ट पहुंचने पर गोविंद ने उसे एक अंगूठी दी थी जिसमें ट्रैकर था। उसी ट्रैकर की मदद से आर्मी ने चौधरी के ठिकाने का पता लगाया। आर्मी की फोर्स चौधरी के पूरे गैंग को घेर लेती है। गोविंद वहां पहुंचकर प्रिया को सुरक्षित बाहर निकालता है। सुरेश अपनी जीत देखकर चौधरी पर हंसने लगता है। आखिरकार आर्मी बड़ा चौधरी और उसके पूरे गैंग को गिरफ्तार कर लेती है। इस तरह अर्जुन के भेजे हुए जवानों ने चौधरी का पूरा सिंडिकेट और बिजनेस बर्बाद कर दिया। इधर मुंबई में बाकी कस्टम ऑफिसर्स भी वहां पहुंच जाते हैं। सबको पता चल जाता है कि प्रकाश भी इतने समय से चौधरी के लिए काम कर रहा था। मिताली को इतना गुस्सा आता है कि वो सबके सामने प्रकाश को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। इसके बाद प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अर्जुन सारा सोना जब्त करके कस्टम ऑफिस ले जाता है। आखिरकार अर्जुन ने अपनी बहादुरी और दिमाग से इस मिशन को पूरा किया और चौधरी की स्मगलिंग को जड़ से खत्म कर दिया। ऑफिस के सभी कर्मचारी खड़े होकर तालियों के साथ अर्जुन का स्वागत करते हैं और उसे सम्मान देते हैं और यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।